नमस्ते भाई। कैसे हो आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हो आप लोग? तो आज की क्लास को हम शुरू करने वाले हैं। आप लोग सभी आ गए होंगे क्लास के लिए। अभी तक हमने 12.2 के 7 सवाल कर लिए और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इस क्लास में हम इस प्रश्नावली को ख़त्म करने वाले हैं। यानी अपनी जो आज की क्लास है, इस क्लास में हम अपनी प्रश्नावली को ख़त्म कर देंगे। एक लास्ट सवाल बचा है इस प्रश्नावली का। आज की क्लास में हम इस लास्ट सवाल को करेंगे। लास्ट सवाल को करने से पहले मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करा देता हूँ कि हमने इस प्रश्नावली में क्या क्या पढ़ा है। शुरुआत में हमने इनके फॉर्मूले के बारे में समझा था कि फॉर्मूले होते क्या है, फॉर्मूले आते कहाँ से, फॉर्मूले बनते कैसे। उसमें हमने घन, घनाभ, बेलन, शंकु, अर्धगोला और गोले के बारे में पढ़ा था। उनके क्षेत्रफल निकाले थे 12.1 में। फिर 12.2 में हमने उनके आयतन निकाले थे। हमने 12.2 में उनके आयतन की बात की थी कि उनका आयतन क्या होगा। क्षेत्रफल का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया था। अगर मैं अपने हाथ को यहाँ पर रखता हूँ तो इसने जितनी जगह घेरी वो उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। अगर किसी कमरे की बात करें तो उस कमरे के अंदर आप कितनी वस्तु को रखते हो या कितने बॉक्सेस को भरते हो या किसी ठोस वस्तु में कितना पानी भरते हो आप लोग, तो उसका आयतन कहलाएगा। फिर हमने ये भी कंसेप्ट समझा था कि अगर हम दो ठोसों को आपस में जोड़ेंगे तो उसका आयतन और जो नहीं बनने वाला ठोस होगा उनका आयतन एकदम बराबर होगा। जितने भी कंसेप्ट इस प्रश्नावली में बनते हैं वो सभी कंसेप्ट मैंने आप लोगों के सामने रखे थे और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी था। आप लोगों ने अगर क्लासेस को रेगुलर देखा होगा तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा, हर एक कंसेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे ही ये क्लास पूरी होगी उसके जस्ट अगले दिन आप लोगों को इस क्लास की जो कंसेप्ट है उनके नोट्स और जो सीट है 2015 से लेकर 2024 तक जो बोर्ड एग्जाम हुए उनकी सीट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएगी। यानी जो भी अपनी जो मेंसुरेशन वाली प्रश्नावली है, आपकी जो मेंसुरेशन वाली एक्सरसाइज है, इसके जितने भी कंसेप्ट है उन सभी कंसेप्ट के नोट्स और जो 2015 से लेकर 2024 तक, यानी कि 24 तो चल रहा है लेकिन 24 में बोर्ड हुआ था, तो 24 तक जो एग्जाम में इस प्रश्नावली से क्वेश्चन आया उसकी सीट मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। वो सीट आप लोगों को लगानी है। जब हम पूरा सिलेबस कर देंगे तो उन सीट को मैं भी लगाऊंगा यहाँ पर खड़े रहकर। तब तक आपको प्रैक्टिस सीट लगानी है और प्रैक्टिस करनी है। तो आज का हमारा ये इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। फिर कल से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम इस प्रश्नावली को पूरा करते हैं। चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया है कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। ऐसा उस बच्चे ने निकाला है। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, ये मानते हुए कि अनुमानित माप आंतरिक मापन है और पाई का मान आपको 3.14 लेना है। ये क्वेश्चन आपको आधा दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन के आगे भी है कि भाई इस बच्चे का जो आंसर है वो 345 है। आप लोगों को ये चेक करना है कि ये वास्तव में इसने जो आंसर निकाला वो सही है या गलत है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग पहले इसका डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद आप लोग आयतन निकालोगे। अगर आयतन 345 आता है तो आपका इस बच्चे ने जो कैलकुलेशन की है या फिर जो आयतन निकाला वो सही है। अगर आप कैलकुलेशन करने पे आपका आंसर कुछ और आता है तो आप सही हो, ये बच्चा गलत है। इतना सा क्वेश्चन में पूछा गया है। अच्छा, से मान लो आपने कैलकुलेशन किया और आपका आंसर 300 आया और बच्चे का 345 आ रहा है, तो आप सही हो, बच्चा गलत हो जाएगा। आपने कैलकुलेशन की और 345 ही आ गया तो आप भी सही और बच्चा भी सही, यानी बच्चा सही है। क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई? क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई क्या ये कि बच्चा कब सही होगा? जब आपका आंसर और इसका आंसर मैच करेगा। बच्चा गलत कब होगा? जब आपका और इसका आंसर मैच नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम अपने डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम क्या है? एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, यानी कि एक बेलन है इस टाइप का, इस टाइप का। चलो आगे। जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है।
इसकी लंबाई जो है वो कितनी आप लोगों की 8 सेंटीमीटर है। चलो, और व्यास 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, लंबाई है वो कितनी 2 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या इसकी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, यानी कि इसके नीचे एक गोला और है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, यानी जो गर्दन है वो तो बेलन के आकार की है, जबकि इसके जो नीचे वाला पोर्शन है वो कैसा है, गोले के आकार का, इस टाइप से, इस टाइप से, ये गोले के आकार का है, ये इस टाइप से। आप लोगों ने ये जो आकृति है, इस आकृति को लैब में देखा होगा। इस आकृति को आप लोगों ने लैब में देखा होगा, जब आप केमिस्ट्री लैब में जाते होगे तब आप लोगों ने देखा होगा, यानी आपकी जो साइंस की लैब होगी, जब आप लोग लैब में जाते होगे तब आप लोगों ने इस आकृति को देखा होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक टाइप का एक कांच का होता है, जो अपने केमिकल लैब में या फिर अपने साइंस के लैब में उसको रखा हुआ होता है, और इसके अंदर बहुत सारे उसके अंदर अलग अलग टाइप से केमिकल रखे हुए होते हैं, है ना। कभी कोई अलग सा केमिकल होता है, कभी कोई अलग सा केमिकल होता है। तो ये वही चीज है जो आपको अपने साइंस के लैब में दिखती है। इसको आप लोग फ्लास्क बोल सकते हो, यानी फ्लास्क तो छोटा सा आता है, इतना सा छोटा सा फ्लास्क आता है, ये बड़ा सा है। क्लियर है। आप लोगों ने इसको देखा होगा, इसकी जो आकृति है वो नीचे से गोल है और ऊपर एक बेलन के टाइप की है, ऐसा आप लोगों को साइंस लैब में दिखता होगा, जिसके अंदर आप लोग केमिकल रखते हैं, वही आकृति है। तो वो ऊपर से बेलन के आकार की होती है और नीचे से गोले के आकार की होती है। तो ये डाटा तो हमने लिख दिया कि भाई कि इसकी जो बेलन की लंबाई वो 8 सेंटीमीटर है, इसकी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास 2 सेंटीमीटर है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, यानी जो गोलाकार चीज है, इसका जो व्यास है वो कितना 8.5 है, 8.5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसका आधा करेंगे। चलो हम लिख देते हैं, बेलन की त्रिज्या या फिर बेलन का व्यास, बेलन का व्यास इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, 1 सेंटीमीटर, यही होगी। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। गोले का व्यास, गोले का व्यास इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 4.25। इसका जब आप लोग आधा करोगे तो 4.25 सेंटीमीटर आएगा। 8.5 का आप लोग जब आधा करते हो, 2 से भाग दोगे आप लोग तो 4.25 आएगा। 8 का तो 4 और 5 का 2.5, यानी 50 का आधा 25। ये आप लोगों की त्रिज्या है। अब अगर आप लोग को इसका आयतन निकालना है तो आयतन क्या होगा, एक तो अगर आप लोग इसके अंदर पानी भरोगे तो पानी कितना आएगा, पानी यहाँ तक आ सकता है। पानी किस किस आकृति के अंदर आ रहा है, एक तो गोले की आकृति के अंदर आ रहा है और एक बेलन की आकृति के अंदर आ रहा है। अगर मैं गोले की आकृति का आयतन और बेलन की आकृति के आयतन को जोड़ देता हूं तो हमारा आयतन आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर इन दोनों ठोसों को अगर मैं जोड़ूंगा तो जो पानी होगा वो उसके बराबर आएगा। हमने ये कंसेप्ट पढ़ रखा है और इस पर बेस हमने सवाल भी किए। ये तो हमारा लास्ट सवाल है, हमारा जो प्रश्नावली है वो समाप्त होने वाली है। तो चलो, पानी का आयतन, पानी का आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, प्लस गोले का आयतन। बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और जो गोले का आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। छोटा आर बड़ा आर आप लोग समझ सकते हो, मैंने क्यों नोटेशन जो दिया उसके हिसाब से लिखा है। पाई अगर देखें तो आप लोग यहाँ से कॉमन आ रहा है, बचा अंदर आर स्क्वायर। मैं यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ, आर कितना आप लोग का 1 का स्क्वायर इंटू 8, प्लस यहाँ से अगर पाई बाहर चला गया तो बचेगा इतना 4/3, पाई पर बाहर निकला 4/3 बचेगा आर क्यूब, यानी कि 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25, यही होगा, यही होगा 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25। पाई का मान आप लोगों को बोला 3.14 लेना है, पाई का मान आप लोगों को 3.14 लेना है। इसकी अगर आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो 8 आएगा, प्लस 4/3, 4.25 को 4.25 से गुणा कराना है। तो अगर मैं 4.25 को 4.25 से गुणा कराता हूँ
तो इसको मैं इस टाइप से लिख देता हूँ क्या, 4.25 इंटू 4.25 यानी कि 4 प्लस 0.25। ये 4.25 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 प्लस 0.25। चलिए इसका गुना इससे होगा तो कितना आएगा 16, इसका गुना इससे होगा तो 25 चौक 100 यानी कि 1 आएगा, इसका गुना इससे होगा तो 25 चौक 100 यानी कि 1 आएगा, इसका गुना इससे होगा तो 25 को 25 वर्ग करोगे तो 625 यानी प्लस का 0.0625 ये बचेगा आप लोगों का 0.0625। 25 का वर्ग करोगे तो 25 का वर्ग तो 625 होता है, लेकिन दशमलव 1 2 3 4 4 के बाद रहेगा तो 16 और 2 18.0625। जब आप लोगों ने 4.25 को 4.25 से गुणा किया तो 18.065 आया। इसको एक और 4.25 से आप लोग गुणा करना 4.25 को। चलो मान लो कि ये लगभग इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो 4 से 1/4, या फिर आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करो भाई कि ये 18 है, 18 को अगर मैं 4 से करता हूँ तो 18 चौक 72 होता है, 18 चौक 72 होता है, 18 चौक 72 होता है। अब 25 का मैं 18 से गुणा करूंगा तो 25.25 को अगर मैं 4 बार गुणा करता हूँ तो 1 होता है, 0.25 को अगर मैं 4 बार गुणा करता हूँ 1 बनता है, तो मैं 16 बार करूंगा तो 4 बनेगा, तो 72 और 4 कितना होगा, 72 और 4 कितना होगा 76 होगा। ठीक है, फिर 2 बार और करूंगा मैं तो 25 दूनी 50 होगा, लेकिन पॉइंट में होगा यानी कि 0.50 आएगा, लेकिन ये भी तो संख्या इससे भी तो होगा, तब मान लेते हैं भाई कि ये 76.75 के बराबर आता है, क्योंकि 50 तो आएगा ही, लेकिन इसका इससे भी होगा 625 से 0.25 का तो 75 आएगा, यानी 76.75 आएगा, 76.75 आप लोगों का आएगा, 76.75 आएगा आप लोगों का। अगर मैं इसका गुना इससे कराऊंगा, अगर ये कट रहा है तो इसको काट लेते, 3 दूनी 6, फिर आप लोग काटोगे तो ये आएगा 15, ये नहीं कटेगा 3 से, तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट इसको गुना करा देते हैं। जब मैं इसका गुना इससे कराऊंगा और इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ और इसका गुना मैं इससे कराता हूँ, मैं डायरेक्ट गुना कर रहा हूँ, आप लोग समझो मैं कर क्या रहा हूँ, पहले ये जो 76.75 है इसका मैं 4 से गुना करा रहा हूँ और उसमें मैं 3 का भाग दे रहा हूँ, उसमें 8 जोड़ रहा हूँ और बाहर जो 3.14 है इसको भी डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप लोग इसको इससे गुणा करोगे तो आप लोग मान लो कि ये 75 है, आप लोग मान लो कि ये 75 है, 75 का 75 से गुणा करोगे तो कितना होगा 150। 75 का जब आप लोग 75 से गुणा करोगे तो कितना होगा 150, फिर 150 को 2 करोगे तो कितना आएगा 150 150 300, 300 फिर एक बचा 1.75, 1.75 बचा होगा। आप लोग ऐसे समझो कि भाई ये जो 76.25 है, 76.25 है, इसको मान रहा है कि ये 75 है और ये 1.25, आप लोग ऐसे मानो। जब 75 का गुना मैं 4 बार करूंगा, 75 गुना मैं 4 बार करूंगा तो कितना आएगा 150, 75 गुना में 75 गुना अगर मैं 2 बार करता हूँ 150 होता है, 4 बार करूंगा तो मैं कितना आएगा 300, कितना आएगा 300 प्लस। अब ये 1.25 भी तो है, 1.25 भी तो है, 1.25 का गुना मैं इससे करूंगा तो 1.25 का गुना 4 से होगा 4 आएगा और 25 का 4 से होगा तो कितना 1 आएगा, यानी कितना आएगा 5, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा 305। 305 में मैं 3 का भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा ये 100, 100 पॉइंट में कुछ आएगा, यानी 101 पॉइंट कुछ आएगा, 101.6 ऐसा कुछ आएगा। तो इसके अंदर अगर मैं 8 जोड़ता तो कितना 109 के बराबर होगा, 109 के बराबर होगा। इसमें अगर मैं जोड़ता हूँ तो 109 के बराबर होगा। मैं आपकी जो कैलकुलेशन वो लगभग कर रहा हूँ, आपकी जो कैलकुलेशन वो लगभग कर रहा हूँ मैं, इसको मैंने 75 माना और 75 को 4 से गुणा करा 300 आया, फिर 1.25 का अगर मैं 4 से गुणा कराता हूँ तो 1.5 आएगा, 25 चौक 100 और ये इसका 1 हो जाएगा यानी 5, इसको मैंने जोड़ा 305 आया। 305 में मैं 3 का भाग दूंगा, 305 में 3 का भाग दूंगा तो 101 पॉइंट कुछ आएगा, 101 में मैंने 8 जोड़ूंगा तो 9 आएगा और पॉइंट पे और कुछ चलता रहेगा। आप लोग समझने की कोशिश करो, लगभग में कैलकुलेशन ऐसे होती है, आप लोगों को समझ में भले ही 10 मिनट लग जाएगी, लेकिन जब आप लोग एग्जाम में इसको करोगे लगभग कैलकुलेशन मान के तो मात्र 10 सेकंड के अंदर हो जाएगी। मुझे समझाने में भले आधा घंटा सौ लगता, मुझे इस सवाल को समझाने में या फिर इस कैलकुलेशन को समझाने में आधा घंटा सौ लगता, आधा घंटा या 1 घंटा भी सौ लगता, आपको उसकी टेंशन नहीं करनी है। लेकिन अगर आप एक बार लगभग में कैलकुलेशन सीख गए तो एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे एकदम सटीक तरीके से और मात्र 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 109 के आसपास में 109 पॉइंट कुछ आसपास में आंसर आएगा।
अगर 109 की मैं 3 से गुणा कराता हूँ, हालांकि मैं इसको 3.14 ना मानकर 3 मान रहा हूँ, तो 300 और 27 यानी 327 के आसपास आंसर है आप लोगों का। ठीक है, पॉइंट वगैरह कुछ भी है तो ये पॉइंट है, इसका 14 है और इससे बड़ी संख्या से गुणा होगा तो मान लो 14 का 100 से गुणा होगा 14 तो ये आ जाएगा, यानी कि 327। 327 में अगर मैं 14 को जोड़ता हूँ मैं, तो ये लगभग 11 फिर ये 41 3 यानी कि ये 341। 341 तो मोटा मोटा सा आ रहा है, लेकिन पॉइंट कुछ भी है तो पॉइंट 5 6 के बाद और भी आएगा। तो कुल अगर देखा जाए तो पॉइंट अगर आप एडजस्ट करते हो भाई कि 75 पॉइंट था, फिर 14 था, इसका 100 से गुना होगा तो कुछ ना कुछ आएगा और 9 से गुना होगा, तो लगभग इसका जो आंसर आएगा वो 346 पॉइंट कुछ आएगा। 346 पॉइंट मान लेते, 5 मान लेते, 346.5। ये मोटी मोटी सी कैलकुलेशन करोगे 346 के आसपास आ गया, 346 पॉइंट को कुछ लगभग आएगा। मैं मान लेता हूँ कि 346 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है, वो आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। हमको तो बस खाली ये पता करना है भाई कि ये जो आंसर है, ये वाला आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका 345 है और हमारा जो आंसर है वो कितना 346 आ रहा है। आप लोग समझ सकते हो कि ये आंसर कैसा, अगर मैं 14 को 100 से गुणा 14 तो ये बन जाएंगे, फिर 327 में 14 जो 341 हो गए, फिर ये पॉइंट का इससे भी गुणा करना पड़ेगा 9 से मुझे, तो वो भी जोड़ोगे तो आप लोग कितना 346.5 के लगभग आएगा। तो इसका आंसर 345 है और हमारा आंसर 346.5 है। इसका आंसर 345 है और हमारा आंसर 346.5 है। तो जो लड़के ने कैलकुलेशन की है या लड़के ने जो आयतन निकाला वो लड़के का आयतन गलत है। तो आप लोगों को ये लिखना है कि लड़के के द्वारा निकाला गया पानी का आयतन, लड़के के द्वारा निकाला गया पानी का आयतन सही नहीं है। इतनी सी लाइन आप लोगों को हिंदी में लिखनी है। तो आपकी जो मेंसुरेशन है वो समाप्त होती है। आज हम अपने मेंसुरेशन जो प्रश्न वाली है 12वीं प्रश्न वाली, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बता दिया था कि कल आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर जो कंसेप्ट के नोट्स है वो, और 2014 से लेके 2015 से लेके 2024 तक जो बोर्ड एग्जाम है उनकी सीट, वो भी सीट एकदम व्यवस्थित ढंग से, यानी पहले लो कैटेगरी क्वेश्चन, फिर थोड़ा उससे हाई, फिर मॉडरेट, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई, इस टाइप से आप लोगों को सीट मिलेगी। उस सीट को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। बाकी की कहानी है और बाकी जो नई प्रश्नावली है उसको हम कल से नए सिरे से एकदम व्यवस्थित ढंग से शुरू करेंगे।